पड़ी हुई है। यूट्यूब पे पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। वैसे अगर आप लोगों को पहले कोई चाहिए हो ना, तो वो पड़ी हुई है। मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके फाइन। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारे पास। पोटाशियम जब लो तो हमारे पास हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म की फॉर्म है। कॉर्टिसोल के अंदर हमारे पास क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस है। और ग्लूकागोन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन है, कीटोजेनेसिस है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूरोसेक्रीटरी हार्मोन? तो न्यूरोसेक्रीटरी का क्या मतलब? बताया क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व एंडिंग से जो है वो नर्व एंडिंग्स की फॉर्म में या न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स की फॉर्म में जो है वो हार्मोन्स वहां पे रिलीज होते हैं। जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है वो अंटीरियर पिट्यूटरी के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो न्यूरोसेक्रीटरी कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिन। और दूसरा कौन सा न्यूरोसेक्रेटरी होगा? एडीएच। ठीक है, ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं। फाइन। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, द फीमेल वाज टेकिंग डोपामिन अनेबल टू लैक्टेट, नाउ दिस इज बिकॉज डोपामिन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन। 21, द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज डिक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे कम होती है? सोमैटोस्टैटिन से। 22, द पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म साइन सिम्टम। लगे कौन है? पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म साइन एंड सिम्टम्स व्हाट विल हैव अदर प्रॉब्लम? तो क्या होगा हाइपरथायराइडिज्म में? हमारे पास क्या होता है ग्रेव्स डिजीज के अंदर। अच्छा, तो स्लो एमसीक्यू ज्यादा है। कल हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये बस रिवाइज ही है चीजों का। चलिए ठीक है, स्लो स्लो करते हैं। पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म साइन एंड सिम्टम विल आल्सो हैव अदर प्रॉब्लम। तो क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज में क्या होगा हमारे पास? एक्सॉफ्थेल्मोस, तो वीएन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक्सॉफ्थेल्मोस पेरिऑर्बिटल एडीमा हो जाता है ग्रेव डिजीज में। तो वीएन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास ग्रेव डिजीज के पेशेंट में, तो हाइपरथायराइडिज्म में। क्वेश्चन नंबर 25, इम्यूनिटी एक्टिवली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोसिन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन थायराइड का जो होता है ना, ये इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, थायरोक्सिन होता है। 27, द स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ पार्स नर्वोसा इंक्लूड द पिट्यूसाइड्स। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास ना इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऊपर जो हाइपोथैलेमस से नीचे ट्यूब आ रही होती है ना, उस एरिया को हम ट्यूब के साथ पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टेलस, उसको ये नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं वो पिट्यूसाइड्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्टिंग सेल्स याद रखिएगा, ये आगे भी एमसीक्यूज आएगा सीएनएस में भी। ठीक है, तो स्पोर्टिंग सेल्स जो है वो हमारे पास पिट्यूसाइड्स हैं। प्रोटेक्शन से याद कर सकते हो, पी फॉर द प्रोटेक्शन एंड पी विद द स्पोर्टिंग सेल्स जो कि पिट्यूसाइड्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन रिलीज इन इंक्रीज्ड बाय व्हाट? तो जैसे ही सिक्रेटिन ज्यादा होगा, हाई ग्लूकोज होगी ब्लड में, इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा। जीआईपी सिक्रेटिन ये इंसुलिन को इनहांस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द circadian rhythm इज कॉन्टिन्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हार्मोनल लेवल। जो सर्केडियन रिदम होता है 23, ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द मैक्सिमम? ये कल मैंने बताया था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ हार्मोन को चेक करने के लिए। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हम टेस्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी के लिए, तो इंसुलिन रिक्वायर्ड है ग्रोथ हार्मोन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, circadian rhythm इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, जो circadian rhythm कंट्रोल करता है। और circadian rhythm जो है वो हार्मोनल लेवल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हार्मोनल लेवल्स चेंज होंगे उसी तरह ही circadian rhythm चेंज होगा। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द बोन एंड कार्टिलेज ग्रोथ? तो ग्रोथ हार्मोन करेगा। 33, जो लाइपोफिलिक हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं थ्रू मैसेंजर आरएनए। ठीक है, बाज दफा mRNA लिखा होता है उसको भी हम मैसेंजर आरएनए ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स इन साइड द न्यूक्लियस। टिन से याद कर लो, थायराइड हार्मोन इन साइड द न्यूक्लियस, टिन। ठीक है, जीपी कल मैंने ग्रोथ हार्मोन के बताए थे, ग्रोथ हार्मोन के किधर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जीपी से बताया था। और थायराइड का टिन से याद कर लो, टिन थायराइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है,
और साइटोप्लाज्मिक ये स्टेरॉइड वाले इनसाइड द न्यूक्लियस ही होते हैं, लेकिन वो साइटोप्लाज्म को मेनली कवर करते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड वाले। अच्छा, 35, the calcium chloride was given to a rat in a laboratory which leads to the hypercalcemia. Now what will increase? तो 24 25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल बढ़ जाता है। हाइपरकैल्सीमिया जब होता है तो उसकी वजह से 24 25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल बढ़ता है, ठीक है। ये कन्वर्ट नहीं होगा 1 to 5 में, और अगर 1 to 5 में कन्वर्ट नहीं होगा तो जाहिर है कि 1 to 5 इटसेल्फ कम हो जाएगा और 24 25 बढ़ता रहेगा, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया में इससे अलग होता है। तो जब भी कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, वो अगर किसी को भी दिया जाएगा तो उससे याद रखना है 24 25 जो टाइप है डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड की, तो बढ़ जाएगी। 36, a patient is having the hypertension लैब्स हाई सोडियम लो पोटाशियम। लो पोटाशियम किससे होता है? हमेशा एल्डोस्टेरोन से, ठीक है, एल्डोस्टेरोन से लो पोटाशियम होता है। 37, थ्रू विच फंक्शन हार्मोन रिलीज एट वन साइड एक्ट्स लोकली इन द नियर एरिया, तो कौन सा होता है? पैराक्राइन। और पैराक्राइन की एग्जांपल क्या थी? पैराक्राइन Somatostatin. Somatostatin. सोमेटोस्टेटिन मीडियन नहीं, सोमेटोस्टेटिन याद रखना है, मीडियन नहीं आता। 38, ग्लूकागोन इंक्रीज ड्यू टू व्हाट? तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ग्लूकागोन को इंक्रीज करती है, ठीक है। 39, during the third month of embryological period, the cell which invade the epidermis and originates from the neural cells, these secretes what? तो उसे मेलेनिन पिगमेंट रिलीज करती है, ठीक है। जो एपिडर्मिस के अंदर होते हैं वो मेलेनिन होते हैं, और वो थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड के दौरान जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट्स न्यूक्लियर सेल से बने होते हैं और वो एपिडर्मिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो कि मेलेनिन पिगमेंट रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, रिपीट है अबाउट विटामिन डी का क्या ट्रू है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होती है, और 25 मैंने कहा था कि लीवर एक मेजर पोर्शन कवर करता है, तो इसीलिए 25 हाइड्रोक्सिलेशन लीवर में होती है, और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास किडनी में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर रिलीज्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सीसी के। जब सीसी के ज्यादा होगा, ये हम जीआईटी में भी करेंगे, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन बढ़ेगा। जब सेक्रेटिन ज्यादा होगा तो कौन सा बढ़ेगा? Insulin. इंसुलिन बढ़ेगा। और अगर सोमेटोस्टेटिन ज्यादा होगा तो क्या होगा? Inhibit. Decrease होंगे। दोनों डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। 44, द हार्मोन एग्जिबिट द रिलेशन बिटवीन द वेट एंड प्यूबर्टी इज लेप्टिन, ठीक है। लेप्टिन और ईस्ट्राडायोल दोनों का रोल है, लेकिन लेप्टिन बेटर चॉइस है, ठीक है। हार्मोन प्यूबर्टी और वेट गेन के अंदर होता है, ठीक है। लेप्टिन मेक्स यू लीन एंड ग्रेलिन मेक्स यू जॉइंट, ठीक है। ये भी ये चीज याद रखनी है। तो जब हम हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियस करेंगे तो उसके अंदर ये आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। 45, the chondrocyte to the osteoblast conversion occurs due to which? तो chondrocyte से osteoblast में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि बोन पहले वो कच्ची पक्की थी जिसमें कार्टिलेज था, अब वो जो है वो कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो रही है। तो उससे ये मतलब है कि वो बोन कन्वर्जन जब हो रही है तो जाहिर है ग्रोथ हार्मोन की वजह से बोन कार्टिलेज से जो है वो कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो रही है। 46, व्हाट इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी? जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक तो विटामिन डी कराता है, ठीक है, मेनली उसी का ही रोल होता है, ठीक है। और पैराथायरॉइड हार्मोन इनडायरेक्टली विटामिन डी को एनहांस करके एब्जॉर्प्शन करा सकता है, ठीक है। तो विटामिन डी 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इज द मेन फीचर जो कि कैल्शियम की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कराता है। 47, द वेसोकंस्ट्रिक्शन बाय IP3 मैकेनिज्म इज कॉज्ड बाय। तो IP3 मैकेनिज्म में बात करेंगे, वैसे मैं एक वेसो कंस्ट्रिक्टर की बात करूं तो पोटेंट वेसो कंस्ट्रिक्टर हमारे पास कौन सा है? वेसोप्रेसिन, या इसको ADH भी कहते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 48, फॉस्फोलाइपेज सी एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ये ऑक्सीटॉक्सिन फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू एक्ट कर रहा होता है। 49, द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ व्हिच हार्मोन? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, इसकी फ्लक्चुएशन आ रही होती है, ठीक है।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में अगर आप एफएसएच एंड एलएचई देख लें फर्दर, तो कल मैंने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को दिखाया था, तो उसमें इसकी फ्लक्चुएशन आ रही थी कि एक दफा एफएसएच ज्यादा हो रहा है, एक दफा एलएच ज्यादा हो रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की होती है, इसकी फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द लेट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, ये रिपीट है, लेट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन हमारे पास लिपिड सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज ऑक्सीजेनिक हार्मोन, तो ऑक्सीजेनिक जो है ना वो ग्रेलिन। ठीक है, और ऑक्सीजेनिक के अंदर आपके पास ये ग्रेलिन आ जाएगा, एंड्रोफिन आ जाएगा। तो जब हम अगर मैं बात करूं और एक्सिजेनिक की, तो और एक्सिजेनिक में जो याद करने वाले आते हैं जो आपके पास वो गिरेले नहीं आते हैं। ठीक है, या एंडोफिन्स आ जाते हैं जो कि ओपियोइड्स रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास फीडिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और एक्सिजेनिक का मतलब जो फीडिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और एक्सिजेनिक से इस तरह भी याद कर सकते हैं जो ओबेसिटी को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और फीडिंग को इंक्रीज करते हैं, ओबेसिटी को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिक्रीज फीडिंग वाले होते हैं वो एन और एक्सोजेनिक होते हैं। ठीक है, 52, इंसुलिन मेन एक्शन टू लो ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोजेनेसिस करता है इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद 55, द इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, तो ये एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज नहीं होती, और इसके अलावा ब्रेन में या हाइपोथैलेमस लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ब्रेन या हाइपोथैलेमस, इसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट ओबेसिटी जो कॉज करते हैं ना, मतलब कि फीडिंग इंक्रीज करते हैं, वो और एक्सोजेनिक होते हैं ना। ठीक है, और एक्सोजेनिक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 55 है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक सिर्फ दो चीजों में होता है, एक एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में और दूसरा ब्रेन में। इसका आपको ब्रिक लिप्स के नाम से निमोनिक आपको रफी में भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक होती है ग्लूकोज की। ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन ब्रिक लिप्स, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं, एक एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल और इसके अलावा ब्रेन या हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना है। 56, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट, तो जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होगा तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड में? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो हाइपर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, 57, द हाइपरकैल्सीमिया लेड टू इंक्रीज लेवल ऑफ 24-25, ये हम कर चुके हैं, कैल्शियम क्लोराइड जब दिया तो क्या हुआ, 24-25 बढ़ जाएगा। 58, प्री प्रो हार्मोन इज व्हाट, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, जो प्रिकर्सर होता है ये कॉर्टिसोल का, एंड्रोजन एल्डोस्टेरोन का, तो प्रो प्री हार्मोन जो है ये उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, टीएसएच एक्ट बाय द कैप मैकेनिज्म, कैप से दो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, एक टीएसएच एक्ट करता है, दूसरा ग्लूकागोन एक्ट करता है। ठीक है, ग्लूकागोन और टीएसएच, ये इसके एमसीक्यू ज्यादा आते हैं कि कैप मैकेनिज्म से कौन सा एक्ट कर रहा है, तो ग्लूकागोन और टीएसएच तो रट लेंगे, कैप मैकेनिज्म से करता है। बाकी फ्लैट चैम्प के नाम से निमोनिक है इसका। ठीक है, वो हम करते हैं उसमें। ठीक है, फ्लैट चैम्प जिसमें एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और डीएसएच ये फ्लैट में आ जाएंगे, और चैम्प में क्या आएगा, सीआरजी, एचसीजी, एडीएच और एमएसएच और पीटीएच। ठीक है, ये फ्लैट चैम्प में आ जाएंगे। इसके अलावा ग्लूकागोन इंपॉर्टेंट है जो कि आता है। ठीक है, तो फ्लैट चैम्प जी से आप याद कर सकते हैं, फ्लैट चैम्प जी, इसके अंदर जो है वो ग्लूकागोन और टीएसएच मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विटामिन डी एक्टिवेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, विटामिन डी एक्टिवेशन इज 25 हाइड्रोक्सी इन किडनी एंड 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन, 25 लीवर में और 1 to 5 किडनी में। ठीक है, 61, क्या हुआ?
वो नीचे आया भी बढ़ जाता। अच्छा, 61, a patient with the urine osmolarity 1200 and serum osmolarity 270, likely diagnosis is CRAD। एडीएच में नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, जब एडीएच इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो वो हम बढ़ाते जाते हैं, और यूरिन की कंसंट्रेशन वो बढ़ती जाती है दूसरी तरफ, ठीक है। जो सियाल एडीएच होता है ये इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एडीएच है, ठीक है, तो इतना एक्सेस में एडीएच आ जाता है कि अंदर पानी ही पानी होता है, ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है रादर देन यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो दोनों के ऑस्मोलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क होने लग जाएगा। जब दोनों ऑस्मोलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क होने लग जाएगा तो उसके अंदर हम सियाल एडीएच को कंसिडर करेंगे। आवाज नहीं आ रही ठीक? ये क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? आ रही है? ठीक है, सही है, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, तो सियाल एडीएच का मैं बता रही थी कि एडीएच जब नॉर्मली रिलीज हो रहा होता है ना तो उसने प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी होती है, राइट। प्लाज्मा पे पानी ज्यादा कर देता है, ठीक है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो है वो उसने प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है तो बाहर जो है वो उसने यूरिन कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस करना है। लेकिन सियाल एडीएच में, जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच जिसको कहा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें एडीएच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, यूरिन की कंसंट्रेशन 1200 पे पहुंच जाती है और सीरम 270 रह जाती है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन। तो इटसेल्फ जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होनी चाहिए वो जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और यूरिन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस सूरत हाल को हम सियाल एडीएच कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी? चलो ठीक है, सही है, ओके। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स किसके होते हैं? ये इंसुलिन के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज पाथवे। और इसमें इन द सेल मेम्ब्रेन में इसके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो थायराइड के किधर होते हैं? टिन, टिन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक उसके है। न्यूक्लियस में। हाँ, ग्रोथ हार्मोन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, 65, हाफ लाइफ ऑफ डोपामिन इज 2 सेकेंड, ये रटने वाली चीज है। 66, हार्मोन एक्ट बाय साइक्लिक एएमपी, दोबारा से वही है, कैम के थ्रू फ्लैट चैम्प जी का निमोनिक मैंने बता दिया है। 67, आयोडीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन। 68, वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट, तो पुअर डाइटरी स्टेटस होगा तो उसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी होगी। 60, 70, sorry, with rapidly repeated stimulus to a skeletal muscle activation of contractile mechanism occurs rapidly before any relaxation has occurred. Continuous contraction हो रही है without relaxation, ठीक है, and individual response run into one another. Such response is called tetanic contraction, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होनी है इस रिस्पॉन्स को हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे वो डिजीज पूछता तो हम टेटनस कह देते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो हमसे डिजीज पूछ रहा है जो जिसमें कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स आ रहा है, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, या वो हमसे रिस्पॉन्स पूछ रहा है कि इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं। रिस्पॉन्स को हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और अगर हमसे डिजीज पूछे तो वो हमारे पास टेटनी है, ठीक है, टेटनस या टेटनी जो भी लिखा हो, ठीक है, फाइन, समझ आ गई। तो कुछ जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दे आस्क मी कि यहाँ पे हम क्यों टेक्निक को क्यों नहीं करते, तो जस्ट रिमेम्बर दैट इफ दे आस्क फॉर द response then that is tetanic
कॉन्ट्रैक्शन, और अगर वो बात कर लें कि हमारे पास जो है वो डिजीज बताएं कि ये सारा हमने आपको पूरी स्टेटमेंट दे दी है कि ये इसको टेटनी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मल्टीपल, तो आप हमारे पास अब कौन सी मतलब कि डिजीज होगी, तो फिर उसमें हम टेटनी की तरफ जाएंगे। ठीक है, टेटनी इज द डिजीज। और जो टेटनी होती है उसमें फिर भी कोई ना कोई रिलैक्सेशन आ जाती है। ठीक है, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है बिल्कुल, तो बताइए। ठीक है, चलिए। आवाज ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो एमसीक्यू है दैट इज 72। इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज अपटेक होता है वो सिर्फ ब्लूट फोर्स से होता है। ठीक है, और इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक इज बाय द एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल एंड ब्रेन। ठीक है, तो वो ब्रिक लिप्स का निमोनिक फोटोग्राफी में आएगा, वो करना है। साथ में ये ब्रेन और ब्रेन और एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन डी एक्टिविटी किससे एक्सेस करनी है आपने? 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कितना है, लीवर में कितना है, उसके बाद अगली बात आनी है। ठीक है, तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कितना है, तो इट डिपेंड कि हमें पता चल रहा है कि विटामिन डी कितना बन रहा है लीवर से। मेन स्टार्ट किधर से हो रहा है, लीवर से, तो वो वहां पे कितना आ रहा है, उसके बाद अगली बात है 1 to 5 किडनी में, उसके बाद उसने कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करानी, ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं। लेकिन पहला स्टेप यही है कि लीवर में 25 हाइड्रोक्सी फोलिक एसिड फ्लोर कितना है, उसके बाद अगली बातें चलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, 34-year-old female with the menorrhagia for last few months lab investigation show increased TSH, low T3 T4, what drug will be used to treat the hypothyroidism in the patient? तो इसमें थायरोक्सिन लेंगे। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसके अंदर थायरोक्सिन ड्रग यूज होती है। 77, द डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, मैनेजमेंट क्या करनी है आपने? जो मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आएगा उसमें उसमें आपने रेगुलर का बोलस भी देना है, बिफोर मील, और इंटरमीडिएट इंसुलिन भी देनी है ट्वाइस। ठीक है, 78, estrogen and progesterone at 7 months of pregnancy are produced by, अगर early in the pregnancy पूछेंगे that is corpus luteum, later on in the pregnancy पूछेंगे that is the placenta। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने, अर्ली पूछ रहे हैं या लेटर पूछ रहे हैं। 79, FSH is inhibited by inhibin, inhibin जो है ये सर्टोलाइज सेल से निकल रहा होता है। ठीक है, सर्टोलाइज सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस आगे फर्दर सेरेमनी होती है, और सर्टोलाइज सेल्स को FSH इनहांस कर रहा होता है। जो सर्टोलाइज सेल्स हैं उनसे आगे इनहिबिन निकलता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जब FSH बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको जो है वो बंद करवाता है। ठीक है, तो इनहिबिन इज यूज्ड फॉर द इनहिबिशन या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो भी इनहिबिशन होनी है FSH की, वो इनहिबिट करेगा। 80, which of the following cells are not normally present in pancreas? pancreas में नॉर्मली सेल्स नहीं होते, डी सेल्स सीरस सेल्स भी होते हैं, और अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स तो आपको पता है सीरस भी होते हैं। 81, the vitamin D resistant rickets occur in what? तो फेंकनी सिंड्रोम होता है, इसके अंदर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स होता है। ठीक है, ये हम आगे फर्दर जेनेटिक्स में भी इसको डिस्कस करेंगे, और नेफ्रो में भी ये आएगा हमारा फेंकनी सिंड्रोम में होता क्या है। ठीक है, 83, a young boy came after the injury, BP test shows tetany, other test is normal, तो क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी है। कि एक यंग बॉय आया है, उसका बीपी ठीक है, टेस्ट शोज टेटनी, अदर टेस्ट इज नॉर्मल, और वो इंजरी के बाद आया, तो उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से जो है वो उसको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, और इसलिए उसको टेटनी आ रही है। ठीक है, टेटनी इसीलिए आ रही है क्योंकि कैल्शियम की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, और वो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी जो है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो टेटनी की एब्जॉर्प्शन के साथ है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये समझ आ गई एमसीक्यू 83 की? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विटामिन डी में बता चुकी हूँ पहले भी, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन का इसका एक रोल है। विटामिन डी का क्या रोल है, इनडायरेक्ट रोल क्या है, या डायरेक्ट रोल अगर बात करें तो?
विटामिन डी का रोल तो मैंने कल भी बताया था। कैल्शियम